शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके खेमे के खिलाफ दायर अयोग्यता कार्रवाई पर निर्णय लेने में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा की गई देरी के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि स्पीकर राहुल नार्वेकर एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री के रूप में अवैध रूप से बने रहने की अनुमति देने के लिए अयोग्यता याचिका पर फैसले में देरी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ अयोग्यता याचिकाएं लंबित हैं। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने निर्देश दिया था कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे सहित 16 शिवसेना विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिकाओं पर उचित समय में फैसला करना चाहिए, जिन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप था। शिवसेना यूबीटी नेता सुनील प्रभु के द्वारा नवीनतम याचिका में कहा गया है कि स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कि लंबित अयोग्यता याचिकाओं पर उचित अवधि के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। स्पीकर ने माननीय न्यायालय के फैसले के अनुसार एक भी सुनवाई नहीं करने का फैसला किया। याचिका में कहा गया, संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्यता की कार्यवाही पर निर्णय लेते समय अध्यक्ष एक न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में कार्य करता है और इसे बिना किसी पूर्वाग्रह के निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले का जिक्र करते हुए कहा गया, निष्पक्षता की संवैधानिक आवश्यकता स्पीकर को अयोग्यता के सवाल पर शीघ्रता से निर्णय लेने का दायित्व देती है, जिसमें यह माना गया है कि अयोग्यता याचिकाओं पर आमतौर पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर अपने हालिया फैसले में शीर्ष अदालत ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में बहाल करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने सदन में शक्ति परीक्षण का सामना करने से पहले स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दिया था। 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से माना कि तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का बहुमत साबित करने के लिए ठाकरे को बुलाना उचित नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा मुख्यमंत्री का पद खाली होने के बाद एकनाथ शिंदे को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना उचित था। सुनील प्रभु के स्थान पर भरत गोगावले को शिवसेना के मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता देने के अध्यक्ष द्वारा लिए गए निर्णय को कानून के विपरीत घोषित करते हुए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने कहा था कि सदन में व्हिप और पार्टी के नेता की नियुक्ति राजनीतिक दल करता है, न कि विधायक दल। एनसीपी में फूट के बाद आज शरद पवार और अजित पवार दोनों गुटों का शक्ति प्रदर्शन होने वाला है। दोनों नेता की मीटिंग से आज ये साफ हो जाएगा कि किस किस के पास कितने विधायकों का संख्या बल है। हालांकि इस सब के बीच बताया जा रहा है कि एनसीपी की एक महिला विधायक सरोज अहिरे से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। ऐसे में वो किस गुट के साथ है ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। बता दें कि सरोज अहिरे नासिक के देवलाली से एनसीपी की विधायक है। वो अजित पवार के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थी, लेकिन उसके बाद से ही आउट ऑफ रीच हो गई हैं। उनका दफ्तर भी 2 दिन से बंद है। हालांकि इस बात की संभावना जताई जा रही है कि शायद वो अजित पवार के फोन के बाद वहां गई हों। फिलहाल उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिस वजह से अहिरे के कार्यकर्ता फिलहाल असमंजस की स्थिति में हैं। इतना ही नहीं, सियासी गलियारों में तो ये खबर भी है कि सोमवार को उनकी सुप्रिया सुले से बातचीत हुई। 2 जुलाई को अजित की बगावत के बाद आज दोनों गुट अपनी ताकत दिखाने वाले हैं। ऐसे में आज स्पष्ट होने की संभावना है कि किसके पास कितने विधायकों की संख्या है। जो जानकारी सामने आ रही है उसकी माने तो एक तरफ अजित पवार ने आज सुबह 11 बजे एनसीपी विधायकों की बैठक बुलाई है, तो वहीं दूसरी ओर शरद पवार ने दोपहर 1 बजे एनसीपी विधायकों के साथ बैठक करने का फैसला लिया है। इस बैठक के साथ ही पार्टी से बगावत करने वाले अपने भतीजे समेत अन्य लोगों को कानूनी शिकंजे में लाने के लिए शरद पवार लगातार वकीलों से सलाह भी ले रहे हैं। फिलहाल एनसीपी के दोनों गुटों के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद सियासत में क्या मोड़ आता है ये देखना होगा। बात ऐसी है कि एक फ्रेज है, एक फुल 2 हाफ। कभी कभी आप मजाक में ले लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 हाफ है, 2 डेप्यूटी सीएम, और एक फुल नहीं है, वो भी डाउटफुल है। मुख्यमंत्री वो कभी भी जा सकते हैं। जिस तरह से अजित पवार को लाया गया है, कोई जरूरत नहीं थी। पूरा बहुमत उनके पास था, 170 तक उनकी फिगर हो गई थी बहुमत की। फिर भी अजित पवार जैसे सीनियर नेता को, उनके साथ कुछ एमएलए भी है, उनको लाकर शिंदे गुट के सामने चैलेंज खड़ा कर दिया। उनका बार्गेन पावर खत्म कर दिया। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बदल सकता है, मैं आपको बोल रहा हूँ। उसका मतलब मुख्यमंत्री डाउटफुल है और बाकी 2 हाफ है। एक डाउटफुल 2 हाफ ये सिनेमा महाराष्ट्र में चल रहा है। आपण देखील भेटला शरद पवारांना, या भेटीमध्ये काही शरद पवारांचा उत्साह आणि आत्मविश्वास हे पाहून मला सुद्धा एक वेगळा ऊर्जा मिळाली। पवार साहेबांनी ज्या पद्धतीनं संपूर्ण महाराष्ट्र दौरे करतायत किंवा फिरतायत, जातायत, लोकांना भेटतायत, मी काल बराच वेळ ते पाहत होतो त्यांच्याशी बसून। नक्कीच या सगळ्या घडामोडीची जरी मजा भारतीय जनता पक्ष घेत असला तरी उद्धव ठाकरे, माननीय शरद पवार, काँग्रेसचे सगळे नेते
राहुल गांधींसह जेव्हा महाराष्ट्रात फिरायला लागतील तेव्हा ही मजा त्यांची किरकिरी झाल्याशिवाय राहणार नाही. चलो, धन्यवाद. किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा, ये हमारी सरकार की सोच है. और इसीलिए अब मैं अगस्त महीने में टोयोटा कंपनी की गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूं. आपको पता होगा कैमरी करके गाड़ी थी, वो इनोवा है. अब सब गाड़ियां किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी. 60% इथेनॉल, 40% बिजली. उसका अगर एवरेज पकड़ा जाएगा तो 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा. जनता का भला होगा, किसान ऊर्जा दाता बनेगा, देश का प्रदूषण कम होगा, इंपोर्ट कम होगा. 16 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट है, उसके बजाय ये पैसा किसानों के घर में जाएगा. गांव समृद्ध संपन्न बनेंगे, गांव के किसान के बेटों को रोजगार मिलेगा और इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जा दाता बनेगा. अब मैंने आगे भी लाया कि CSIR और सेंट्रल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन ने संशोधन किया है कि जो परली है, परली से डांबर तैयार होगा. पानीपत में परली से इथेनॉल तैयार हो रहा है. और एविएशन फ्यूल, हवाई जहाज चलने के लिए जो ईंधन लगता है वो भी किसान बना रहा है. यही हमारे सरकार की कमाल है. स्पाइस जेट का विमान देहरादून से दिल्ली हमने किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पर लाए. बहनों और भाइयों, देश की तरक्की हो रही है. हम देश दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं. द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. हम देश में सबसे आर्थिक दृष्टि से विकास करने वाला देश बने हैं. मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत. संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म किए जाने के केंद्र सरकार के तकरीबन 4 साल पुराने फैसले को चुनौती देने के लिए दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ 11 जुलाई से सुनवाई करेगी. संविधान पीठ की अगुवाई खुद चीफ जस्टिस करेंगे. इस पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कहना है कि जम्मू कश्मीर को जो उसका हक था 75 वर्षों के बाद मिला है और धारा 370 और 35A का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, भाईचारा पहले से बढ़ा है और यही नहीं, पर्यटकों की संख्या भी कई गुना अधिक बढ़ी है. कश्मीर को जो उसका हक था वो 75 वर्षों के बाद मिला. धारा 370-35A का हटना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि जम्मू कश्मीर में शांति, विकास, भाईचारा पहले से ज्यादा बढ़ा है और यही नहीं, पर्यटकों की संख्या भी कई गुना ज्यादा बढ़ी. और आंकड़े बताते हैं कि जम्मू कश्मीर अब पथराव की घटनाएं बंद है, आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है और पर्यटक और निवेशक जम्मू कश्मीर का रुख कर रहे हैं. कोई नहीं चाहता कि इसमें बदलाव हो. जहां तक न्यायालय में बात है, अगर कोर्ट में मामला विचाराधीन है, मैं तो इतना ही कहूंगा, दोनों सदनों ने इसको पास किया था. धारा 370-35A को सदा के लिए हटाया गया और ये जम्मू कश्मीर के हित में था. अब इसे लेकर कश्मीर केंद्रित राजनीतिक दल गदगद हैं और सुनवाई शुरू होने से ढेर सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं. अब मुझे बताइए, 4 साल होने को, 4 साल होंगे 5 अगस्त 2023 को. अब मैं क्या कमेंट करूं इस पे आपसे. मैं चाहता
as resident of Jammu and Kashmir, as state subject of Jammu and Kashmir and Ladakh, कि immediately जब ये हुआ था 5 अगस्त 2019 को, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल प्योरली टेक्निकल सब्जेक्ट है आर्टिकल 370, कि इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट इस पे रश करती और ये सब कुछ जो हो रहा है ये इमीडिएटली हो जाता। मैं बताऊंगा आपको क्यों। देखिए, एक्सपेक्टेशंस होंगी जम्मू कश्मीर के लोगों को, क्योंकि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। बिल्कुल 3 बार ये ऑलरेडी कह चुके हैं। अब मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछता हूँ, 3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, ऑन रिकॉर्ड है, वो संपत प्रकाश वर्सेस स्टेट और भी 2 हैं, जब ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी देखी, इसकी लीगैलिटी देखी आर्टिकल 370 को, और ऑन रिकॉर्ड लैंडमार्क जजमेंट दी कि आप आर्टिकल 370 परमानेंट फीचर बन गए, इसको आप छेड़ नहीं सकते। अब उसके बाद 5 अगस्त 2019 हुआ। अब हम क्या कहें इस पे? जम्मू नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के लोग क्या कहेंगे इस पे? अब क्या, हालांकि इसमें मैं आपको कहूँगा, इसमें ऐसी इंटेग्रिटी के लोग हैं जो ये बेंच है, आप चीफ जस्टिस की ही बात कीजिए, DY चंद्रचूड़ के, उनकी इंटेग्रिटी को मैं सलाम करता हूँ, मगर मेरा एज लेमैन सवाल है, अगर वो अपना जो वर्डिक्ट दे चुके हैं ऑलरेडी इस पे, अगर ये यही कहेंगे, क्या ये जम्मू कश्मीर के लोगों को ये यकीन दिलाएंगे कि 4 साल में जो कुछ हुआ वो रिवर्स कर देंगे? अगर 4 साल में जो हुआ वो रिवर्स होगा तब बात बनेगी। देखिए, अब लोगों के एक्सपेक्टेशंस रेज कर रहे हैं। बता दें कि तकरीबन 4 साल पहले जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया गया था। इस पुनर्गठन की प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ अगले हफ्ते सुनवाई करेगी। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को खत्म कर दिया गया था। जो पिटा हुआ हो, जो हर तरफ से ह्यूमिलेट हुआ हो, वो तो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, तो ये डूबते को तिनके का सहारा है। अदरवाइज मैं यही फिर से कहूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, अगर आप पूछेंगे, जुडिशरी कभी कन्फ्रंटेशन में नहीं आएगी जो एग्जीक्यूटिव ने किया। ये मान के भी आपको मैं विद ऑल अथॉरिटी एट माई कमांड कहूँगा, जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, जैसे PDP हमेशा कहती है, महबूबा जी हमेशा कहती है, जो हुआ वो पार्लियामेंट के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं है। फार्म लॉज पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन में थे, मगर हमारे किसान भाइयों ने डेमोक्रेटिकली गर्मी सर्दी में खड़े रहे, उनको भी दोष दिया गया, इल्ज़ामात दिए गए और उनको वापस लिया। ये इनकी ज्यूरिसडिक्शन में, पार्लियामेंट की ज्यूरिसडिक्शन से बियॉन्ड है, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए कई याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ 11 जुलाई से सुनवाई करेगी। खास बात यह है कि संवैधानिक पीठ की अगुवाई खुद चीफ जस्टिस करेंगे।